Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 18th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to continue the topic of the volcano. In the previous video, we have discussed about the basics of the volcano, the central type and the fissure type of eruption, the various types of volcanic openings, and then we have discussed about the materials that come out on the surface of the earth during volcanism. And in this video, we will be talking about the parasitic cone, crater lakes, different types of volcanoes and the effects also. And we are also going to talk about the lighthouse of the Mediterranean Sea. But before that, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What is the difference between the magma and the lava? List down the differences between the central type and the fissure type of eruption. Arrange these volcanic particles according to their size in the ascending order. Volcanic lapilli, core ash, ash, dust and bomb. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Let's talk about the volcanic materials that come out on the surface of the earth during volcanism. तो बेसिकली गाइज हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, वाटर वेपर जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये भी एमिट आउट होते हैं जब भी कोई वॉल्केनिज्म होता है। और इनके साथ आते हैं कुछ पायरोप्लास्टिक मटेरियल्स एंड द मोस्ट कॉमन थिंग इज द लावा। एंड इसी की वजह से बहुत तरह के रॉक्स बनते हैं एंड बहुत तरह के यहाँ पर लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। And guys, we have discussed about the volcanic particles. According to the size, we have classified the volcanic particles in different categories. जैसे अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें डस्ट, अगर थोड़े से बड़े हैं तो ऐश, उसके बाद कोर ऐश, अगर और बड़े हो गए तो लेपिलाई एंड बहुत बड़े वॉल्केनिक पार्टिकल्स को बोला जाता है वॉल्केनिक बॉम्ब। देन वी हैव डिस्कस कि कैसे अगर रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा बहुत स्लो हो तो लार्ज साइज रॉक्स बनते हैं एंड अगर कूलिंग बहुत फास्ट हो जाए तो फाइन पार्टिकल रॉक्स बनते हैं। तो गाइज बेसिकली क्या है कि मैग्मा हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी ठंडा हो सकता है, वहां पर सॉलिडिफिकेशन हो सकती है एंड रॉक फॉर्मेशन हो सकती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो मैग्मा है वो लावा की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर आए, देन उसकी कूलिंग हो, सॉलिडिफिकेशन हो एंड उनकी रॉक फॉर्मेशन हो। तो इसी के बेसिस पर हम लोग रॉक्स को बहुत कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर मैग्मा हमारे अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है, वहां पर रॉक फॉर्मेशन हो रही है, तो उन्हें बोला जाता है इंट्रूसिव रॉक्स। लेकिन अगर मैग्मा लावा की फॉर्म में हमारे अर्थ के सरफेस पर आ गया, देन उसकी कूलिंग हुई, सॉलिडिफिकेशन हुई एंड रॉक फॉर्मेशन हुई, तो उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है। मतलब अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ रॉक फॉर्मेशन है तो वो बनेंगे इंट्रूसिव रॉक्स एंड अगर बाहर बन रहा है तो एक्सट्रूसिव रॉक्स। एंड गाइस, अगर डेप्थ ऑफ द रॉक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स बोला जाता है। लेकिन अगर मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस के पास ही कूल डाउन होकर रॉक्स बनाता है तो उन्हें बेसिकली हाइपरबेसल रॉक्स बोला जाता है। तो अगर मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा हुआ, वहां पर रॉक फॉर्मेशन हुई तो इंट्रूसिव रॉक्स, अगर अर्थ के सरफेस पर हुई तो एक्सट्रूसिव रॉक्स, अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो प्लूटोनिक रॉक्स, लेकिन अगर अर्थ के सरफेस के पास है तो हाइपरबेसल रॉक्स। एंड गाइस, जो भी रॉक्स बेसिकली लावा के ठंडे होने पर बनते हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। एंड गाइस, इनमें बेसिकली ना तो हमें फॉसिल्स मिलते हैं एंड गाइस इन्हीं से हमारे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनते हैं। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द पैरासिटिक कोन। गाइस, हमने देखा था कि वॉल्केनो इज बेसिकली द रिलीज ऑफ द रेजिडुअल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब हमारे अर्थ का कोर बहुत गर्म है एंड जब वहां से एनर्जी रिलीज होती है तो तब यहाँ पर वॉल्केनिज्म होता है। तो गाइस, अभी क्या हुआ कि मैग्मा हमारे मैग्मा चैम्बर से निकल तो गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी कूलिंग हो गई, सॉलिडिफिकेशन हो गई, जिसकी वजह से वहां पर रॉक फॉर्मेशन हो गई। इसकी वजह से गाइस क्या हुआ कि जो मैग्मा था वो बेसिकली नेक में ही सॉलिडिफाई हो गया
जिसकी वजह से क्या हुआ कि गाइस जो ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो थी वो बंद हो गई। लेकिन अभी एनर्जी को तो बाहर आना है अर्थ के सरफेस पर, तो वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालती है एंड वहां पर नई ओपनिंग बन जाती है हमारे वॉल्केनो की। तो ऐसे ही सीरीज ऑफ क्रेटर बनते जाते हैं कि अगर फर्स्ट ओपनिंग बंद हुई तो सेकंड बनी, सेकंड भी बंद हो गई तो थर्ड, थर्ड बंद हुई तो फोर्थ, एंड इस केस में बनता है पैरासिटिक कोन। आप देख सकते हैं कि पैरासिटिक कोन कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। कैसे पहले एक ओपनिंग थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और अभी भी यहाँ पर वॉल्केनिज्म हो रहा है। तो ये बेसिकली हुआ क्योंकि इंट्रूसिव रॉक्स बन सकती हैं, मतलब हमारे अर्थ के अंदर ही जो मैग्मा है उसकी कूलिंग होती है, जिसकी वजह से इंट्रूसिव रॉक्स बनते हैं। एंड इनके कारण क्या होता है कि ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी को, मैग्मा को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है हमारे अर्थ के सरफेस पर आने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है पैरासिटिक कोन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेटर लेक्स। गाइस बेसिकली होता क्या है कि एक टाइम आता है जब जो ओपनिंग होती है वॉल्केनो की, उसके अंडर जो मैग्मा चैम्बर है उसमें से पूरा का पूरा मैग्मा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है कि वहां पर और ज्यादा वॉल्केनिज्म नहीं हो पाती। और होता क्या है कि ये बेसिकली एक डिप्रेशन की तरह होता है जहां पर भी वॉल्केनो की ओपनिंग होगी, तो अगर रेनफॉल या फिर जो उसके साइड पर कोई वाटर बॉडीज हैं वहां का वाटर आकर इस क्रेटर को फिलअप कर दे एंड वहां पर एक लेक की फॉर्मेशन हो तो उसे क्रेटर लेक बोला जाता है। एंड गाइस इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोनार लेक, जो कि प्रेजेंट है महाराष्ट्र में। तो गाइस बेसिकली अगर मैग्मा चैम्बर खाली हो गया एंड उसके बाद बहुत टाइम के लिए वॉल्केनिज्म नहीं हुई तो क्रेटर में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां पर क्रेटर लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइस हमने दो लैंडफॉर्म्स देखे, एक तो हमने पैरासिटिक कोन देखा एंड दूसरा हमने देखा है यहाँ पर क्रेटर लेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्केनिक माउंटेन्स। गाइस बहुत क्लियर है वॉल्केनिक माउंटेन के नाम से ही कि जब वॉल्केनिज्म हुआ, जो लावा बाहर आया, उसकी वजह से अगर माउंटेन्स बने तो उसे वॉल्केनिक माउंटेन बोलेंगे। तो गाइस अभी बात ये है कि जो हमारे माउंटेन्स है उनकी हाइट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो गाइस वो बेसिकली डिपेंड करती है कि लावा में कितना सिलिका है, क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, और उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो गाइस अगर किसी भी चीज की विस्कोसिटी कम होती है तो वो ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाती है, मतलब वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी। तो बेसिकली गाइस होता क्या है, जिस लावा की विस्कोसिटी बहुत कम होती है वो दूर तक फैल जाता है, जिसकी वजह से माउंटेन बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है, लेकिन उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि मैग्मा ऊपर कलेक्ट होने की बजाय साइड्स पर फ्लो हो गया है। एंड गाइस इस लावा की जो बेसिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब ये लावा होता है बेसिक, एंड इसमें जो सिलिका का कंटेंट होता है वो भी बहुत कम होता है। मतलब अगर सिलिका कम है, एसिडिटी कम है एंड विस्कोसिटी कम है तो हमारे माउंटेन्स बनेंगे जो ज्यादा एरिया कवर करेंगे, लेकिन उनकी हाइट बहुत ही कम होगी। तो ऑब्वियसली गाइस जो उनकी स्लोप होगी वो भी बहुत जेंटल होने वाली है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाए एंड उसमें सिलिका कंटेंट इंक्रीज हो जाए, तो बेसिकली क्या होगा, माउंटेन बहुत छोटे से एरिया में बनेगा लेकिन उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा होगी एंड उसकी स्लोप्स भी बहुत ज्यादा स्लैंटिंग होगी, मतलब स्टीप स्लोप वाले वॉल्केनिक माउंटेन्स बनने वाले हैं। मतलब क्या हुआ गाइस, अगर विस्कोसिटी कम है तो लेस हाइट एंड अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो मोर हाइट ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन्स। एंड गाइस जो हमारी विस्कोसिटी कम होगी जिस लावा की, उसकी बेसिसिटी होगी ज्यादा, मतलब उसकी एसिडिटी होगी कम। तो मतलब अगर विस्कोसिटी कम है तो उस लावा की एसिडिटी भी कम है एंड उसमें सिलिका का कंटेंट भी कम है, तो बेसिकली जो माउंटेन होगा उसकी हाइट भी कम होगी। लेकिन अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है एंड सिलिका का कंटेंट ज्यादा है तो हमारे माउंटेन्स बनेंगे जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा होने वाली है। एंड अगर माउंटेन्स की हाइट ज्यादा होगी तो उनकी स्लोप होने वाली है स्टीप। एंड गाइस सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं, इवन वॉल्केनो के कारण बहुत सारे आइलैंड्स भी बन जाते हैं अगर जो हमारा वॉल्केनिज्म है वो ओशियन में होता है, एंड इसकी वजह से प्लेट्यूज, प्लेन्स, हर चीज की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन हमने वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में इसलिए देखा क्योंकि बेसिकली हमें माउंटेन्स की हाइट के बारे में जानना था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव वॉल्केनो।
गाइज एक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब वो बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही एक्टिव वॉल्केनो का मतलब ऐसा एरिया जहां पर कभी भी वॉल्केनिज्म हो सकता है। तो गाइज अगर आपको पता है कि इस एरिया पर बहुत फ्रीक्वेंटली वॉल्केनिज्म होता है, तो आप ऑब्वियसली वहां पर ना कोई इंडस्ट्री लगाओगे, ना ही खुद रहने जाओगे। बेसिकली वहां पर कोई भी सेटलमेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट वॉल्केनिज्म हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वहां पर वॉल्केनिज्म जरूर ज्यादा होती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत कम होती है। क्योंकि बेसिकली गाइस होता क्या है कि यहाँ पर ना तो कोई सेटलमेंट होती है और ना ही कोई इंडस्ट्री होती है। एंड गाइस होता क्या है कि अगर कहीं पर वॉल्केनिज्म होता है तो वहां पर मान लो कोई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो जब डेड हो जाते हैं तो होता क्या है कि उनकी बॉडी में से जो प्रोटीन होता है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वॉल्केनिज्म के दौरान नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। तो गाइस बेसिकली एक्टिव वॉल्केनोज क्या है, ऐसी जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट वॉल्केनिज्म होती है, वहां पर कोई सेटलमेंट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होती। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो। पहला तो है सुमत्रा इन म्यांमार। म्यांमार को और क्या बोला जाता है, बर्मा। उसके बाद है माउंट एटना एंड द स्टेम्बोलियन इन इटली। एंड गाइस स्टेम्बोलियन वॉल्केनिज्म होता है जहां पर इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है। उसके बाद है हमारे बैरन आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ कमिंग टू द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। गाइस जो हमारा मेडिटेरियन सी है वहां पर आइलैंड्स प्रेजेंट है जिसे स्टम्बोलिया बोला जाता है, एंड ये बेसिकली इटली का पार्ट है। गाइस यहाँ पर वॉल्केनिज्म इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है कि हर एक 15 मिनट में यहाँ पर एक एरप्शन हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेटलमेंट हो ही नहीं सकती, और मोर ओवर ये ओशियन से सराउंडेड है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन और भी कम हो जाती है। लेकिन गाइस अगर मान लो आप कभी मेडिटेरियन सी में गए एंड रास्ता भूल गए, आपकी कंपास खराब हो गई, तो आप वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, सो दैट जब भी कोई एरप्शन हो तो आप उसकी लोकेशन को देख सकें कि जो हमारा स्टम्बोलिया है वो इस साइड है, एंड उसके बेसिस पर अपनी डायरेक्शन का आप पता लगा सकते हैं। एंड गाइस बेसिकली जब एरप्शन होगी तो बहुत हीट एंड लाइट निकलेगी, जिसकी वजह से हम लोग इसे बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। नाउ कमिंग टू द डोरमेंट वॉल्केनो। गाइस डोरमेंट का मतलब वो सो गया है। मतलब क्या हुआ गाइस इस चीज का, मतलब कि यहाँ पर वॉल्केनिज्म बहुत टाइम से नहीं हुआ है, इसलिए लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, सेटलमेंट्स बना ली हैं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि हजारों सालों से यहाँ पर कोई वॉल्केनिज्म नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी नहीं होगा। लेकिन जब दोबारा से यहाँ पर वॉल्केनिज्म हो जाता है तो वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, क्योंकि बेसिकली एक तो यहाँ पर सेटलमेंट्स होंगी, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ होने वाला है। इसलिए हमारे डोरमेंट वॉल्केनोज और द स्लीपिंग वॉल्केनोज आर मोर डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू द एक्टिव वॉल्केनो। क्योंकि एक्टिव वॉल्केनो वाली जगह पर तो कोई सेटलमेंट ही नहीं थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि डोरमेंट वॉल्केनो वाली साइट पर बहुत सालों से वॉल्केनिज्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर बाद में भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सेटलमेंट्स बनाई। लेकिन जब दोबारा से वॉल्केनो आ गया तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई। तो इसकी कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स हैं माउंट किलिमंजारो, यहाँ पर डोरमेंट वॉल्केनोज प्रेजेंट है, एंड एक है हमारा तंजानिया। उसके बाद है माउंट फ्यूजी इन जापान। गाइस आपके दिमाग में जस्ट इनका नाम होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए जाए एंड फोर्थ माउंट एटना बता दिया जाए, एंड आपको बोला जाए कि पिक द ऑड वन आउट, तो आपको पता होना चाहिए कि माउंट एटना इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो, इसलिए वो ऑड वन आउट है। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द क्रेकेटोआ। गाइस ये बेसिकली ऐसा वॉल्केनिज्म था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, एंड इसकी छाप अभी भी मतलब लोगों के दिल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ था गाइस, यहाँ पे बेसिकली डोरमेंट वॉल्केनो था, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर सेटलमेंट्स बना ली, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर फ्यूचर में भी कोई वॉल्केनिज्म नहीं होगा,
क्योंकि बेसिकली बहुत टाइम से यहाँ पर कोई भी वॉल्केनिज्म नहीं हुआ है। लेकिन हुआ क्या, 1815 में सडनली एक एरप्शन हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, लाइफ, हर चीज़ का लॉस हुआ। एंड इवन जो इसकी आवाज़ थी वो ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी, जो कि इससे 5000 किलोमीटर्स दूर था। तो आप सोच सकते हैं कि बेसिकली कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहा होगा ये। और अगर यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनिज्म होता, जैसे कि हमारा स्टम्बोलिया है, वहाँ पर कोई सेटलमेंट ही नहीं, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी कम होती है। एंड गाइस, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा वॉल्केनिक ऐश था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट इन वेट होता है, तो वो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में फ्लोट करना शुरू हो गए। एंड उन्होंने क्या किया कि सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ का एवरेज टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, जितना कि उसे एक्चुअली होना चाहिए था। एंड गाइस, एक बार तो ऐसा भी हुआ था 1883 में, जब हमारे अमेरिका में एक वॉल्केनिज्म हुआ। उस दौरान अगस्त के महीने में हमारे कनाडा में हो गई थी स्नोफॉल। एंड यू हैव टू राइट डाउन कि वो वॉल्केनिज्म को क्या बोला जाता है। गाइस, तो यहाँ पर हुआ था माउंट क्रिकेटाओ का वॉल्केनो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। एंड ऑल्सो इसकी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी, जो कि इससे 5000 किलोमीटर दूर था। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेड वॉल्केनो। डेड का मतलब गाइस मर गया, मतलब जहां पर गाइस जो ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो है उसके अंडर जो भी मैग्मा चैम्बर है वहां पर अभी कोई भी मैग्मा नहीं बचा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर वॉल्केनिज्म आ ही नहीं सकता। एंड गाइस, जब ऐसा हो जाए तो यहाँ पर सेटलमेंट्स अच्छे से हो सकती हैं एंड यहाँ पर रहना कोई भी खतरे से खेलने के बराबर नहीं है। तो गाइस, बेसिकली होगा क्या कि अभी जो क्रेटर है उसके अंडर जो मैग्मा चैम्बर है उसमें तो मैग्मा नहीं बचा, यहाँ पर एरप्शन नहीं होगी, तो इस क्रेटर में कुछ टाइम बाद पानी भर जाएगा एंड यहाँ पर क्रेटर लेक की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हमारे इंडिया के पास कौन सी क्रेटर लेक है, और मैंने उसका नाम इस लेक्चर में डिस्कस भी किया है। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वॉल्केनोज। गाइज, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। एंड ऑल्सो गाइज क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब रिलीज हो रहे हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस का पार्ट हैं। तो बेसिकली इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, हेंस द ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद गाइस क्या होगा, अगर सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर से होती है सल्फ्यूरिक रेन, मतलब जो हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं जब ये वाटर के साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पर एसिडिक रेन होने वाली है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज ही हो गई। उसके बाद गाइस क्या होगा कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ द डार्क रिएक्शन, क्योंकि जो भी वॉल्केनिक ऐश होंगे अगर वो हमारे प्लांट्स की लीव्स पर चले जाएंगे तो बेसिकली दे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द सोलर रेडिएशंस बैक, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, अगर जो गैसेस हैं और ऐश हैं, वॉल्केनिक पार्टिकल्स हैं, अगर वो पानी में चले जाएं तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा। अगर वो हवा में फ्लोट करना शुरू हो जाएं तो एयर पोल्यूशन होगा। उसके बाद गाइस जो वॉल्केनिक ऐश है अगर वो हम लोग इनहेल करेंगे तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गाइस, लेट्स थिंक कि जो ये हमारे वॉल्केनिक ऐश हैं वो किसी ग्लेशियर पर पड़ जाएं तो क्या होगा, उनके ब्लैक के कारण सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा ग्लेशियर, जिसकी वजह से वहाँ पर गाइस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो जाएगी। अभी ग्लेशियर्स का पानी हमारे समुद्र में जाएगा तो इंक्रीज इन सी लेवल होगा, अगर इंक्रीज इन सी लेवल होगा तो फ्लड इन कोस्टल एरियाज हो जाएगा। उसके बाद गाइस फॉर्मेशन ऑफ टफ, टफ का मतलब जो भी वॉल्केनिक ऐश पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही लाइट इन वेट हैं वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लोट करना शुरू कर देंगे एंड वो एक लेयर बना लेंगे जो कि रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू कर देगी सोलर रेडिएशंस को। जैसे कि जो सोलर रेडिएशंस है अगर वो अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ का एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ था माउंट तंबोरा के वॉल्केनो में कि हमारे यूएस से कनाडा में हो गई थी स्नोफॉल इन द मंथ ऑफ अगस्त। उसके बाद है गाइस टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कैसे होगी, बेसिकली कि जो हमारे ऐश पार्टिकल्स हैं, वॉल्केनिक पार्टिकल्स हैं, वो हमारे रिवर्स में चले गए तो वहाँ पर टर्बिडिटी हो जाएगी। एंड ऑल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल ऑल्सो कॉज द टर्बिडिटी।
उसके बाद अगर ये ऐश पार्टिकल सीज ओशंस में चले गए तो मैराइन पोल्यूशन हो जाएगा। एंड गाइज अगर मैराइन पोल्यूशन हो गया तो वहाँ पर कोरल्स, मैंग्रोव्स ये सब नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैराइन प्लांट्स एंड ऑल्सो द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। उसके बाद गाइज क्या हुआ कि अगर प्लांट्स पर पड़ गए तो वो सनलाइट नहीं कैप्चर कर पाएंगे, जिसकी वजह से रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद गाइस क्या होने वाला है कि जो हमारे ओशनिक करंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो लेवल ऑफ सी है, ओशियन है, वो बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। हमारी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल्स हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर ओशियनिक करंट्स होंगे, मैराइन पोल्यूशन होगा। इवन गाइज अगर जो ये टफ है ये हमारी सॉइल में चला जाए तो सॉइल पोल्यूशन भी होगा। एंड गाइज इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे हमारे सॉइल से, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज। तो अगर हमारे प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, एंड इसके कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हेंस द ग्लोबल वार्मिंग। तो गाइज अगर आप इन सारे इफेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करने की कोशिश करें तो आप आराम से कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर दीज। So guys, if you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you.